गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। आज हम बातें करेंगे कैंसर की, और हमारे साथ आज ये बातें करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर राशि अग्रवाल। डॉक्टर राशि अग्रवाल देखने में बहुत छोटी सी लग रही है, but she is one of those experts who has been trained from SNMC Agra, GSVM Kanpur, USA, Europe, and Tata Memorial Institute. And Dr. Rashi is Principal Consultant of Radiation Oncology Department in Max Super Speciality Hospital, Vaishali. She has also worked in Mahavir Cancer Sansthan, which is the most respectable and leading institute in Patna. And she has also been associated with Galaxy Cancer Institute, Pushpanjali Crossley Hospital. डॉक्टर राशि, आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी में बातें करते हैं, आप मिक्स बातें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों का यूज नहीं करते। I welcome you to our show. This is your show also, just because you are from my medical college, so this is your show. आज हम बातें करेंगे कैंसर की, और हमने ये बात चूज इसलिए किया क्योंकि जून इज सपोज टू बी द कैंसर सर्वाइवर मंथ, और फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ इज कैंसर सर्वाइवर डे। तो मैंने इसलिए चूज किया था, ये हमारा इस मंथ में, इस वाले मंथ में ये लेंगे। और 50th सेशन में डॉक्टर राशि, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे हम एक मैसेज लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बातें शुरू करेंगे। जी मैम, सबसे पहले मैं आपका और आपकी इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हाँ, जून का जो फर्स्ट संडे है उसको ऐसे माना जाता है कि मतलब इस तरह से वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं, कैंसर सर्वाइवल डे। मतलब कैंसर से जो लोग बच जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग बचते हैं, इसीलिए वो कैंसर सर्वाइवर होते हैं। जैसे कैंसर से जब भी बात होती है तो लोगों के दिमाग में आता है ना कि कैंसर जो है वो एक डेथ सेंटेंस है, मतलब कोई बचता नहीं है। लोग बचते हैं और काफ़ी लोग बच जाते हैं। आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं उसी वजह से ये जो एक जून का ये फर्स्ट संडे है, इसको वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है कैंसर सर्वाइवर डे का। तो इसीलिए डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग का मतलब ये एक प्रस्ताव था कि क्यों ना हम आज के दिन, संडे के दिन, उनका जो 50वां सेशन है, इस पर बात करें। और मैडम को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि हमें उन्होंने इस बात का, मतलब आपसे बात करने का मौका दिया। डॉक्टर राशि, सबसे पहले आपने बात की कि कैंसर सर्वाइवर की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, कैंसर क्या होता है और क्यों होता है? हाँ जी मैम, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, मतलब लगभग 100 से ज़्यादा तरीके के कैंसर होते हैं। और कैंसर में जो मुख्यतः होता है वो ये होता है कि जो नॉर्मल, जैसे हर चीज़ की एक बनावट होती है, देखा जाए हमारे कान की, हाथ की, सभी चीज़ों की एक नॉर्मल बनावट है। वो अगर कोई भी टिश्यू उसका इतना ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, कहीं पर भी ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। और अगर ट्यूमर में ये टेंडेंसी हो कि बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर जो होता है वो सेल्स जो होती है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और ये नाखून और बाल के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में ये होना संभव होता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन कि ये क्यों होता है। तो अगर हम कैंसर, जैसे बताया ना, 100 तरीके के होते हैं, तो अगर हम ये बात करते हैं ये होता क्यों है, तो कौन सा कैंसर है तो उसके कारण अलग अलग होते हैं। अगर हम इन बात करें तो मतलब अगर जैसे जनरल लेते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है तम्बाकू। सबसे पहला कारण तम्बाकू है जो कैंसर करता है, क्योंकि उसमें जो खराब केमिकल्स होते हैं वो सेल्स को, जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, उनको एबनॉर्मल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में किसी भी कोशिका की एक टाइम लिमिट होती है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और केमिकल्स की वजह से वो सेल जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो वो मरती नहीं है, वो एबनॉर्मल कोशिका बढ़ती रहती है, जिससे कि वो शरीर के नॉर्मल भाग के जो फंक्शंस होते हैं उसको भी गड़बड़ करती है। इसको हम कैंसर बोलते हैं। और कारण में पहला कारण जैसे मैं बताया तम्बाकू हो गया, दूसरा कारण शराब हो गया, क्योंकि इसमें भी खराब तरीके के केमिकल्स होते हैं। और जो कारण होते हैं उसमें होता है कि
जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन में कितने सारे केमिकल्स होते हैं, कोई भी पोल्यूशन हो गया, या हमारे खाने पीने में केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज हो गया। और इसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि हमारी सेल्स में चेंजेस करते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, कुछ वायरसेस हो गए। और इसके अलावा पता है आपको, एक्सरसाइज ना करना और जंक फूड खाना, ये भी गड़बड़ करता है, क्योंकि एक्सरसाइज से भी ना करने से भी और जंक फूड ज्यादा खाने से भी क्या होता है, जो हमारी एबनॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, असामान्य कोशिकाएं, वो बॉडी में रह जाती हैं। तो इन सारी वजह है आप जिनसे कैंसर हो सकता है। दैट इज अ गुड लर्निंग डॉक्टर राशि। आई थिंक ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ये कैंसर कर दे रही है, क्योंकि इससे सेल डेथ नहीं हो रही है। सेल डेथ नहीं होने की वजह से वो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ आपके कैंसर कर सकती है। तो प्लीज जो भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं वो आज एक ये मैसेज लिख कर जाएंगे। दूसरी चीज आपने बोला कि हम जो है खाने पीने से भी होता है, स्मोकिंग से भी होता है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम फॉलो करें कि हम ना खाएं ताकि हमें कैंसर्स ना हो? मोटा मोटा चीजें, जंक फूड तो जैसे आपने स्पेसिफाई किया, तो कुछ स्पेसिफिक फूड्स। जी, अब देखिए इसमें अल्कोहल और वो तो चीजें आई गई है ना, दोनों चीजें की उसको नहीं खाना पीना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि जंक फूड जो होता है ना, हम लोग इन जनरली नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम तो देखिए मतलब लोगों को खुद सोचना चाहिए। ज्यादा फैट वाली डाइट होती है, हाई फैट डाइट, है ना। फैट में भी अगर वो फैटी एसिड खराब वाले अगर ज्यादा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर। होता है, हाँ वसा ज्यादा होता है, वसा युक्त पदार्थ होते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जैसे लेडीज होती हैं जो जैसे जिसमें फैट फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैट वसा जो होता है बढ़ जाता है, वो क्या होता है, ईस्ट्रोजन में चेंज होता है। तो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक, तो इसीलिए ये ज्यादा फैट युक्त, खराब फैट युक्त चीजों को जो खाने से मना किया जाता है। और प्रिजर्वेटिव्स, इससे जो प्रिजर्व फूड है उसको भी मना किया जाता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स जब हम यूज करते हैं किसी भी फूड में तो उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स भी हमारे बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो होती है उसमें सेल्स जो होती हैं, उनको आप ये समझ लीजिए ट्रिगर की जरूरत होती है, वो ट्रिगर कहाँ से मिल जाए। तो खाने में एक तो ये दो चीजें हो गई, इसके अलावा प्लास्टिक, जैसे हम लोग गर्म खाना जो होता है प्लास्टिक में रखने लगते हैं, तो अब तो खैर बहुत सारी लोगों में जागरूकता आई है कि खाने में, कि जब हम लोग खाना खाते हैं गर्म खाना प्लास्टिक में ना रखें। तो जो खाने के जो हम देखते हैं इधर, जो बर्तन हम लोग यूज करते हैं, नॉन स्टिक जो बर्तन यूज करते हैं, जो उसमें कभी कभी क्या होता है ना, लेडीज उसका वो हट जाता है तब भी यूज करती हैं, तो वो हमें नहीं यूज करना चाहिए। हर चीज की एक लिमिट होती है, नहीं तो उससे जो केमिकल निकलता है वो भी जो होता है वो खराब होता है। तो मेन बात ये है कि जो नेचुरल चीजें हमें मिल रही है, जिस जिस मौसम में जो चीज खानी चाहिए, उसके अलावा हम जो भी चीजें खाते हैं उससे कैंसर होता है। ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, अब जैसे ज्यादा अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें अगर पेस्टिसाइड्स ज्यादा हों, है ना, जैसे कि बहुत आपने सुना ही होगा कितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या केमिकल्स यूज करते हैं ना, ताकि वो जल्दी बड़ी हो जाए, जल्दी प्रोडक्शन हो जाए, तो ये चीजें भी कैंसर करती हैं। शॉर्ट टर्म में लोगों को फायदा तो होता है, लेकिन जिस जो अभी आजकल इसीलिए ऑर्गेनिक फूड आ गया है। ऑर्गेनिक फूड क्या चीज है? ऑर्गेनिक फूड है हमारा पुराना खाना, जो हम गोबर की मतलब गाय की जो गोबर वगैरह जो होता था यूज करते हैं, उससे जो नेचुरली बनता है। एक ये होता है हम केमिकल लगा लगा के बड़ा कर रहे हैं, तो केमिकल हमारी बॉडी में भी आएगा। तो ये जितने भी केमिकल्स होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आपने बात की वायरसेस की कि कैंसर भी करते हैं कुछ वायरसेस। तो मेरा ये सवाल है कि कोविड जिनको भी हुआ है तो उनको कोविड से पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन रही हैं, चाहे वो नेचुरल वायरस इन्फेक्शन की वजह से है या हमने वैक्सीन लिया है। बहुत सारे लोगों को 8-8 हजार, 10-10 हजार एंटीबॉडीज देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये क्या हायर टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज भविष्य में कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है? ये डॉक्टर प्राची आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब अभी हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है ओके, कि हाँ, ठीक। बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। हम क्या मतलब कि जो स्टडीज चल रही हैं उसमें अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया। बस ये जरूर देखा गया है कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है ना। तो जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर जो हमने तो ये मतलब हम लोगों ने जो देखा है, साइंटिस्ट ने भी
कैंसर का ट्रीटमेंट टॉलरेट करने में लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कि ओके। कुछ, हाँ, जैसे दवाइयाँ होती हैं, लंग्स पे असर आती हैं, तो लंग्स पहले से ही कमजोर हैं, तो साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं, ये चीज देखी गई है। लेकिन ये खुद में कैंसर कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये अभी रिसर्च में ही है, अभी अभी इज टू अर्ली टू से। शुरुआती स्टेज। ठीक, थैंक यू। और एक, क्या ये कैंसर हेरिडिटरी होते हैं? जी, ये क्वेश्चन किसी ने रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब तो हाँ, दूध पा रहे काफी हो ना? सारे cancers जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते अम्मा बैठ जाओ ना इधर। हैं, तो हैं? उसमें होता हाँ, बैठ जाओ ना। है नहीं, आवाज तुम्हारी नहीं परेशान करना चाहती। जो आंत का कैंसर है वो हेरिडिटरी होता है, बड़ी आंत का कैंसर है, और प्रोस्टेट का कैंसर है वो भी हेरिडिटरी होता है। तो कुछ कैंसर्स हेरिडिटरी होते हैं, इसलिए उनके कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं। लेकिन हेरिडिटरी बारे में हम लोगों को ये है कि अगर हो किसी को हेरिडिटरी कैंसर है या नहीं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, है ना। जी। जरूरी नहीं, मतलब हाँ, जैसे कि आप अगर सर्विस का कैंसर है वो हेरिडिटरी नहीं होता, तो वो ओके। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी। कुछ कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, उसके हिसाब से कुछ जांचें करानी पड़ती है। जी, तो एक मेरा सवाल था, ये वैसे इन लोगों ने पूछा कि एक अगर एक सदस्य, मतलब मल्टीपल सदस्यों को कैंसर हो गया एक फैमिली में, तो हमको कितना रिस्क रहता है? नंबर वन, अगर रिस्क है तो हम कौन से टेस्ट कराएं फ्री हैंड? जी, ये ना बहुत ही ज्यादा मतलब जनरलाइज क्वेश्चन है, इसका मतलब सीधा सीधा ओके। आंसर मिलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैंसर है, ठीक है, लेकिन कौन सा कैंसर था। अब जी। बहुत सारे लोगों की फैमिली का मतलब क्या है। अब फैमिली में आप देखिए कि वो मतलब हर ही कोई फैमिली नहीं आता है, कजिन वगैरह भी हुए, तो जो हमारे एक तो में ये देखना होता है कि इंडेक्स केस, मतलब इंडेक्स मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है, तो जो उसके रिलेटिव्स, मतलब हुआ कि उसके सगे भाई बहन, उसके मम्मी पापा और बच्चे, ये होते हैं मतलब प्राइमरी केसेस, इंडेक्स केसेस होते हैं, जिनमें जिनसे हमें ज्यादा होने की संभावना है। और दूसरा होता है सेकेंडरी केसेस, मतलब अब जैसे भाई बहन हैं, जैसे कि चाचा चाचा ताऊ हुए, ये सेकेंडरी लेवल पे हुए, चाचा ताऊ हुए, उनके बेटे हुए। तो परिवार में जो लोग हैं तो उसमें किसको है, ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कहीं दूर के रिश्तेदार, मतलब बुआ के बेटे को हुआ था तो वो आपसे रिलेटेड है, या जैसे होता है ना कि जो बहू होती है वो दूसरे फैमिली की होती है, वो आपकी फैमिली की नहीं होती, तो उसका फैमिली में रन नहीं करेगा अगर ओके, ये है। तो और हमारे पास जैसा आपने बताया कि कोई भी ऐसा टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है जिसको हम ऐसा कराएं तो हमें पता चल जाए। कोई ऐसा ठीक है। टेस्ट नहीं है। और जैसे कि इसमें कुछ कैंसर्स होते भी हैं, तो देखना होता है कि किस एज के हैं। मान लीजिए 70 ईयर्स में हो रहा है किसी को, तो 70 ईयर्स में तो कैंसर होने की संभावना वैसे ही है, तो वो हेरिडिटरी में नहीं आता है। अगर किसी को 30 से लेकर के 40-45 वाली उम्र में हो गया है ब्रेस्ट कैंसर, तो ज्यादा संभावना है। या प्रोस्टेट कैंसर जैसे कि वो 60 के बाद होता है, मान लीजिए 45 या 50 में हो रहा है, तो हेरिडिटरी होने की संभावना है। 75-80 साल में जो कैंसर होते हैं, उनके रिलेटिव्स को वो हेरिडिटरी होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो तो उस एज ग्रुप का भी कैंसर है ना, ये वाली बात। ओके। ठीक। तो एक चीज, एक अभी एक फैशन चल पड़ा है जो हमारे हेल्थ पैकेजेस का, टेस्ट का, तो उसमें से बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कंप्लीट टेस्ट करा लिया, तो पता चलता है उसमें सारे ट्यूमर मार्कर्स हो गए हैं। तो आप कितना समझते हो कि वो वाले पैकेजेस को ऑप्ट करना चाहिए जिसमें ट्यूमर मार्कर्स हो? नहीं नहीं मैम, देखिए एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं वो बहुत ही ना अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे CA-125 एक CA ओवरी का मार्कर है, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत बढ़ता है, एंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत बढ़ता है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। एक और मार्कर CA-15.3 होता है, वो CA ब्रेस्ट का होता है। और आप ये समझिए, ये ट्यूमर मार्कर तो हम लोग कभी ब्रेस्ट के कैंसर में कराते ही नहीं है, है ना। तो लोग ओके। अपना करा करा के आते हैं, तो ये वाली चीजें हम लोग को बहुत दिक्कत करती हैं। जो रूटीन टेस्ट होते हैं उसमें हमें क्या कराना चाहिए, साल में एक बार, ये तो हम मतलब ठीक है, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ये ठीक है। कुछ चीजें जो रिकमेंडेड है उसमें ये है कि 40 के बाद मैमोग्राफी हर 2 या 3 साल में होनी चाहिए। पेपिस्मियर जो होता है वो हर 5 साल में होता है, वो होना चाहिए। सीरम PSA जो है वो 60 साल के बाद हर साल होना चाहिए। ये चीजें तो ठीक है, लेकिन कुछ काफी अजीब अजीब तरीके के मार्कर है, जैसे CA हुआ, इनका कोई, जैसे CA-125 हुआ जो ओवरी के लिए आजकल बहुत लोग कराते हैं, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि
पॉजिटिव आने के बाद फिर जो मेंटल प्रेशर होता है, फिर एकदम से हर चीज रूल आउट करो, बहुत वो मतलब हो जाता है कि कई सारी चीजों में ये मतलब स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये आप समझिए, जी। ये बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव होता है। तो जो एक पैकेजेस डॉक्टर जी एक संदीप जी का सवाल था, उसको मैंने थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया। जैसे हमारे पास फीमेल्स में पेप स्मीयर या सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन से हम एक असेस कर लेते हैं कि अर्ली डिटेक्शन तो कर सकते हैं इसको। तो क्या मेल्स में भी कुछ इस तरीके का टेस्ट है जो हम कराएँ, जी जिससे वो पता जी चला सकें कि उनको कोई कैंसर है? हाँ मैम, वो मेल्स में है एक तो ना 60 साल के बाद सीरम पीएसए होता है। देखिए मेल्स में कौन से कैंसर कॉमन होते हैं, है ना? देखिए उन्हीं का आप चेकअप कराएंगे जो कॉमन होते हैं। लेडीज में ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर कॉमन है। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो उनको ओरल कैविटी कैंसर कॉमन, ठीक है, मुंह का कैंसर कॉमन है। तो जो लोग तम्बाकू वगैरह खाते हैं वो अपना ओरल एग्जामिनेशन करें, मुंह खोल करके हर महीने देखें कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक तो मेल्स में ये कैंसर जो है ये कॉमन है, और दूसरा कैंसर जो मेल्स में कॉमन होता है वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर के लिए अभी कोई इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, एक अलग तरह का सीटी स्कैन होता है जो किया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पे ही है, ऐसे आप नहीं करा सकते। तीसरा जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, वो 60 साल के बाद सीरम पीएसए जो टेस्ट होता है वो कराना होता है। कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है उसके लिए भी टेस्ट होते हैं, लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में बहुत ही मतलब कम होता है। इसके लिए मतलब इंडिया में वो टेस्ट ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। ऑकल्ट स्टूल का टेस्ट होता है, वो भी मतलब हर 5 साल में किया जाता है। तो मेल्स के लिए भी टेस्ट हैं। तो जो मेल्स के कॉमन कैंसर है वो तो सबसे ज्यादा तो वही है, ओरल कैविटी कैंसर। तो ओके। एग्जामिनेशन थैंक यू ज्यादा। डॉक्टर आशी। एक ये जो अभी एक नई ड्रग आई है, माने नई तो नहीं है, बट हैज़ बीन यूज्ड, जिसको अभी बहुत लोगों के मन में एक माने अवेयरनेस हो रही है, और एक थोड़ी-सी उनको एंग्जायटी भी हो रही है, थोड़ी-सी एंग्शियसनेस है कि जो कैंसर हो रहा है और कैंसर ठीक हुआ है, रेक्टल कैंसर, डोस्टेरेलिमैब से। हाँ, ये तो जो नई इ ड्रग अभी जी, जी। क्या ये नई ड्रग है या ये पहले से यूज होती आ रही है, एंड इसका लोगों में माने इसका कैंसर पेशेंट्स में कितना इफेक्ट रहेगा ये? जी। ये जो मैडम नई ड्रग आई है, इसको ये सारे ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये हर साल कम से कम मुझे लगता है 5-6 तो डिस्कवर हो ही जाते हैं। और ये ठीक। जो ड्रग बताई है ना इन्होंने, ये सीए रेक्टम के पेशेंट्स के लिए है ना? ये हर कैंसर के लिए नहीं, पहली बात तो ये सिर्फ रेक्टम कैंसर के पेशेंट्स के लिए है। और रेक्टम कैंसर के जो पेशेंट हैं वो सिर्फ 12 पेशेंट्स में स्टडी की गई थी। तो आप सोचिए 12 पेशेंट कितने कम होते हैं। और जो उनका फॉलोअप भी है वो 6 मंथ्स का है, सिर्फ 6 मंथ्स का। 6 मंथ तक तो सीए रेक्टम के किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट ही चलता रहता है, ठीक है? तो डिजीज अपने आप ही गायब हो जाती है। तो इस ड्रग को यूज करें या ना करें, सीए रेक्टम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पहले कीमो रेडिएशन होता है, फिर उसके बाद कीमो होती है, फिर सर्जरी होती है, वो खुद ही 6 महीने का ट्रीटमेंट है। तो ऐसा उस ओके। ड्रग में कुछ था नहीं जितना जैसा उसको लिखा गया। और कि ये तो मतलब हमें ये समझना होगा कि ये ड्रग एक तो फेज 2 ट्रायल है पूरा, मतलब होता है ना, जो हम लोगों को हर जो ड्रग हमें यूज करी जाती है फेज 3 के बाद की जाती है। तो ये सिर्फ फेज 2 ट्रायल है, सिर्फ 12 मरीजों में किया गया है, सिर्फ 6 महीने का फॉलोअप है, ठीक है? और वो भी उन पेशेंट्स में है जिनका ट्रीटमेंट ही चलता है 6 महीने, और बिना इस ड्रग के भी जो ठीक हो जाते हैं, ठीक। तो ओके। ऐसी कोई नई चीज ठीक। बिल्कुल भी नहीं आई है, वो लिखने का थैंक यू तरीका है। थैंक यू डॉक्टर आशी। और डॉक्टर मोना सेठ एंड मिसेस सिन्हा का ये सवाल था, उनको शायद पता चल गया होगा कि हम इसके बारे में ज्यादा होपफुल ना हो। वैसे भी सीए रेक्टम हमारे इंडिया में बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ गुड डाइटरी हैबिट्स, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा होपफुल होने की जरूरत नहीं है। और हम अब बात करेंगे कैंसर सर्वाइवर होते कौन है। जी मैम, कैंसर सर्वाइवर वो लोग होते हैं जिनको कैंसर हुआ था, मतलब हुआ था, अब वो ठीक हो चुके हैं। तो वो सारे लोग कैंसर सर्वाइवर में आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि कैंसर सर्वाइवर की जो हम कितना मानते हैं कि वो कैंसर फ्री कितने साल तक रहेंगे? ये मैम आप ये समझ लीजिए, मतलब अगर ये चीज भी ना हर कौन सा पेशेंट किस स्टेज का है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी मरीज को कब रिलैप्स हो सकता है ना, कब रिकरेंस हो सकती है, कब तक वो कैंसर फ्री रहता है। तो देखिए ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि वो पेशेंट कब किस स्टेज में डायग्नोज किया था। अगर कोई
पेशेंट स्टेज 1 में डायग्नोज होता है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा ही ठीक रहेगा। हम लोग जो है ना 5 ईयर सर्वाइवल कहते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल इसलिए कहते हैं कि हमें उम्मीद होती है 5 साल तो मरीज आएगा, और जो 5 साल रह गया वो फिर वो आते नहीं है। तो जो 5 ईयर सर्वाइवल हम लोग बोलते हैं ना 70% 80%, इसका मतलब जो 5 ईयर जी गया वो हमेशा ही जी जाएगा। तो ओके, अगर गुड। स्टेज 1 और 2 में अर्ली पेशेंट अगर डायग्नोज होते हैं तो वो हमेशा तक उनके ठीक होने की संभावना होती है। और आपके इस क्वेश्चन पे हम एक बात और कहना चाहेंगे, अब कई हमने पेशेंट जो जिनको मुंह का कैंसर होता है उनको देखा है कि वो ठीक होने के बाद कई कई लोग 4-5 साल ठीक रहने के बाद भी तम्बाकू, सिगरेट वगैरह फिर से शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनमें दोबारा आ जाता है। तो कैंसर ओके, सर्वाइवल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हुआ था उसको आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। वो गड़बड़ ओके। हमेशा होती है, वो कभी भी शुरू वो ट्रिगर ट्रिगर मिलेगा उनको, वो दोबारा शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। और एक चीज ये बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा कैंसर जल्दी पकड़ाई में आ गया, तो अर्ली डिटेक्शन कितना अर्ली इज अर्ली डिटेक्शन? मैम देखिए आजकल तो स्टेज 0 में भी डायग्नोज होता है, तो स्टेज 0 इज अर्ली डिटेक्शन, स्टेज 1 इज अर्ली डिटेक्शन एंड स्टेज 2 इज आल्सो अर्ली डिटेक्शन। और हम ओके, लोग लर्निंग फेज में ही हैं। अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो लर्निंग फेज में ही है, हर समय नई नई डिस्कवरीज हो ही रही हैं। अभी स्टेज के अलावा एक चीज आ गई है, वो आ गई है मॉलिक्यूलर सबटाइप्स। मतलब स्टेज के अलावा भी मतलब होता है ना कि बच्चा आपका बदमाश है, ठीक है, लेकिन वो किस किस हद तक बदमाश है, बदमाशों की भी श्रेणी आ गई है। तो उसी तरह मॉलिक्यूलर सब टाइप्स आ गए हैं, तो स्टेज 1 का होने के बाद भी कुछ कुछ कैंसर्स खराब होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर सब टाइप खराब होता है। जीनोमिक प्रोफाइलिंग वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं। तो उसका जैसे जैसे नॉलेज मिलेगी हम लोगों को और मालूम पड़ेगा कि कभी कभी कुछ कुछ कैंसर, जैसे आप मुझे बोल रही है अर्ली मतलब कितना अर्ली, तो इसमें जैसे कि जो सेमिनोमा युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ था, वैसे वाले कैंसर अगर स्टेज 4 में भी होते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, ओके। है ना। और जो कुछ कैंसर जो होते हैं वो स्टेज 1 में भी होते हैं तो भी नहीं अच्छे होते हैं, जैसे ओरल कैविटी के कुछ कैंसर्स होते हैं क्योंकि लोग स्मोकिंग फिर से शुरू हो जाते हैं तो फिर से आ जाते हैं। तो ये है अगली वाली बात। तो आप मतलब आप वही है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ कैंसर स्टेज 4 में भी अच्छे हो सकते हैं, कुछ स्टेज 1 में भी गड़बड़ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आशी। और हम आप अभी हम सवाल ले लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है रेंडमली। मेरे पास जो कुछ लोगों के सवाल आए थे मैंने ले लिए हैं उन सबको। एंड एक डॉक्टर ग्रोवर ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि, एक मिनट चैट में है, हाँ मैम मैं हाउ पढ़ लूँ। कैन वी इंटीग्रेट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम इन अवर स्कूल एजुकेशन? और बच्चों में स्क्रीनिंग ये जो है क्या, व्हाट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड इन कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, एंड फ्रॉम विच एज ऑनवर्ड्स? या मैम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पता है हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो अपनी यंग जनरेशन पे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यंग लोगों को फिर भी हम बदल सकते हैं कि, और मतलब बड़ों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम अपने यंग पॉपुलेशन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को बच्चों को टोबैको और अल्कोहल के प्रति अवेयर जरूर करें कि उससे क्या क्या हो सकता है, कितना खराब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है। और ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो हम यूज कर सकते हैं वो यही है कि एक तो ओरल कैविटी एग्जामिनेशन, लोग इसको बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ब्रेस्ट का आ रहा है ना, कि ब्रेस्ट के बारे में सबको पता होता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो 20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, लेकिन ओरल कैविटी एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों के अंदर थोड़ा लगेगा भी, डर भी लगेगा मुझे लगता है। और अगर कोई स्मोकिंग और अल्कोहल या टोबैको किसी फॉर्म में गुटखा ले रहा होगा तो छोड़ेगा भी। तो ओरल कैविटी एग्जामिनेशन हर मंथ होना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे करते हैं, पूरा मुंह खोल करके टॉर्च लगा करके, मतलब होठ के आगे पीछे, जीभ के ऊपर नीचे, दाएं बाएं हर जगह हमें वो देखना है। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है 20 साल से ऊपर, तो बच्चों को जरूर, हमारी बच्चों को जरूरी है बताना, बच्चों बच्चों दोनों को ही, कि भाई गांठ हो सकती है। हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन फिर भी गांठ हो तो उसमें हमें क्या करना है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है, तो वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो बहुत सारी जो सेल्फ वो सेक्स एजुकेशन जो बच्चों को आ रही है वो बताना बहुत जरूरी है। बच्चों को इसके बारे में हम लोगों को बताना चाहिए, ताकि एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से कस्टमर सर्विस जो होता है वो ना हो। और जो चौथी चीज है वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की हैबिट शुरू से ही होनी चाहिए, हम अपने बच्चों को ही सिखा सकते हैं। उनका जैसे मैंने आजकल तो देखा ही है कि बच्चों के करिकुलम में होता ही है कि वो एक्सरसाइज जरूर करें, खेले जरूर, ताकि इस हैबिट की वजह से वो अपने, मतलब उनको ये भी बताया जाए कि वैसे भी अच्छा है एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज से ये जो कैंसर होता है वो भी ठीक होता है, ये बताना बहुत जरूरी है।
तो ये 4 चीजें हैं जो मुझे लगता है मुझे अपने बच्चों को बतानी चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को कैंसर में ना फोकस करके ऐसा बताना चाहिए कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो इतना खुश रहता है कि उससे काम करने की या पढ़ने लिखने की हर चीज की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है ना। स्मार्ट भी ज्यादा दिखते हैं आप, तो बच्चों को तो खैर उसी बात से मतलब होता है ना कि स्मार्ट दिखें, अच्छे दिखें, थोड़ा डैशिंग लगे। तो बच्चों को मैं इस तरीके से बताना चाहिए, सिर्फ कैंसर कैंसर लेके चलेंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। हाँ, निगेटिविटी इम्पोज ना करें बच्चों के अंदर, हम गुड कि हम पॉजिटिविटी उनको दिखाएं, पॉजिटिव अप्रोच रखें। और अब हम केशव जी ने हैंड रेज किया, केशव जी का सवाल ले लेते हैं। केशव नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। ये मेरा पॉइंट है कि थ्रोट में दर्द होता है कभी कभी, तो कौन सा सिचुएशन में, कौन सा वार्निंग साइन में हमको डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? Which are the warning sign that I should go to oncologist? या केशव जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छा भी है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर वो 15 दिन से ज्यादा रहती है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर 15 दिन से ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो पहले आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं, ताकि वो थ्रोट को देख लें कि दर्द क्या है, खाना खाने में दर्द है, निगलने में दर्द है, किस तरह का दर्द है, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है गले में। तो उसके लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम 15 दिन से ज्यादा जरूर रहती है तो आपको दिखाना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। संदीप जी, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राशि। जनरली ऐसा देखा गया है कि कैंसर का जो डिटेक्शन होता है या जो पता लगता है वो एडवांस स्टेजेस में पता लगता है, क्योंकि वो ये देखा जाता है कि पेशेंट या जो भी मरीज होता है वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था, सडनली उसको कुछ ऐसा हुआ और जब उसके टेस्ट कराए गए तो स्टेज 3 स्टेज 4 का उसको। तो रूटीन लाइफ में एक जनरल व्यक्ति को क्या अपना सेल्फ केयर या चेकिंग करते रहना चाहिए कि जिससे अगर कोई उसको ऐसा चीज लगे तो वो उसको डायग्नोज करके और डॉक्टर से कंसल्ट कर सके? हाँ संदीप जी, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, रूटीन लाइफ में जैसा भी डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग ने भी पूछा था क्या हमें करना चाहिए। पहला तो ये कि अगर ओरल कैविटी एग्जामिनेशन, जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं उनको पूरे मुंह का जो एग्जामिनेशन है खुद जरूर करना चाहिए। मतलब मुंह खोल करके मुंह का हर तरीके से देखना चाहिए। पहली चीज तो इसमें यही आ जाती है। अगर लेडीज हैं तो 20 साल से ऊपर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। और तीसरी चीज जो और होती है वो ये है कि कोई भी चीज जो आपको ज्यादा मतलब 15, जैसे मैंने बताया था 15 दिन से ज्यादा परेशान कर रही है, जैसे खाना निकलने में दिक्कत है, ठीक है, तो अक्सर क्या होता है जो आप कह रहे हैं ना एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है, तो खाना निकलने में दिक्कत है तो लोग ये सोच लेते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, 50 में मैं 4 रोटी खाता था, 60 में मैं 3 खाऊंगा, 70 में 2 खाऊंगा, ये अपने आप लोग सोच लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये बात हो सकता है कि उनको निगलने में अटक रहा हो। तो अगर जरा भी दिक्कत है तो अपने आप एज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है। तो अगर हम ऐसे भी ध्यान रखेंगे ना तो भी है। और या फिर वेट लॉस हो रहा हो, है ना, अब मतलब कि 1 महीने में 3 किलो वेट लॉस if आप नहीं करना चाहते तो हो रहा है, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और या फिर अनएक्सप्लेन्ड फीवर रह ही रहा है। और इसके अलावा जो गांठ है ब्रेस्ट में, अगर कोई गांठ हो उसमें दर्द ना हो। यूजली जो दर्द रहित गांठ होती हैं उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे गर्दन में गांठ हो गई या फिर ब्रेस्ट में हो गई, या फिर बगल में हो गई, या पेट में जो एकदम से आपको ये लगे कि पेट बढ़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली होती हैं कि। और एक और चीज होती है कि लैट्रिन के रास्ते खून का आना। लैट्रिन के रास्ते अगर खून आ रहा है, ठीक है, तो यही, यद्यपि इसकी वजह पाइल्स भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मतलब अक्सर ये होता है ना कि उसने बता दिया, इसने बता दिया, वो नहीं। अगर लैट्रिन से खून आ रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम 15 दिन से ज्यादा रह रही है, तो फिर उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजों के टेस्ट तो आप खुद नहीं कर सकते, जैसे लैट्रिन के रास्ते खून आना है या कॉन्स्टिपेशन आना हो रहा है, तो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही होगा। तो समय समय पर एक बार मतलब कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ये भी बहुत जरूरी है। जी। रमा खन्ना जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अभी। रमा जी। जी नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, रिक्वेस्ट ये है कि मैंने अपना सीबीसी करवाया, उसके अंदर कुछ नॉर्मेलिटीज हैं, जैसे
PDW, नॉर्मल रेंज है 15 to 17, मेरा है 40.2 रमा एंड जी अभी हम हाँ जी। पर्सनल सवाल नहीं ले रहे हैं कि अगर आपको अच्छा इस जी, तरीके ठीक से है। है ना, आप एक जनरल हाँ जी, पूछिए जी कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो हाँ क्योंकि जी। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है सतीश जी मैम। आप दोबारा बस पूछ यही है लीजिए। कि लाइफस्टाइल में जो मैनेजमेंट होती है, नॉर्मल की ही प्रॉब्लम किसी को हो ही ना, है ना, हम लोगों को गाइड कर सकें लाइफस्टाइल चेंज, मतलब वो जैसे उन्होंने बताया जंक फूड, कोई ऐसी मेडिकेशन जिससे हमें दूर रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा बता दीजिए प्लीज। हाँ राशि जी, डॉक्टर राशि ये बताइए कोई ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर करती हैं उन्हें ना खाएं। देखिए ऐसी तो कोई दवाई मतलब कैंसर करने वाली तो कोई नहीं होती, और जो होगी कोई खाएगा भी नहीं। ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो कैंसर करती है। अब ठीक है, हाँ संदीप जी अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का सवाल नहीं है तो लेट मी समराइज। डॉक्टर राशि ने हमें बताया कि कैंसर के लिए हमारी जो लाइफस्टाइल बहुत बहुत सही नहीं है, हमारा खाना पीना अगर सही नहीं है तो हमें कैंसर हो सकता है। मुकेश जी का एक सवाल है, मुकेश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, असल में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ जी 67 की एज में पता लगा कि लंग कैंसर है मुझे। बस डॉक्टर टेस्ट राशि, कराया। डॉक्टर राशि हैज लेफ्ट, शायद उसका कनेक्शन निकल गया था। आई ओहो, थिंक डॉक्टर राशि अभी चले गए हैं। अगर सॉरी आपका आती हैं तो सवाल नहीं। बात करता हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं नहीं तो आपकी बात करवा दूंगी उनको, राशि का नंबर दे दूंगी मैं आपको। जी जी। राशि ने दोबारा कनेक्ट किया है। हमारे पास 2 मिनट है बस। हाँ जी मैम, एक्चुअली वो राशि लाइट चली गई राशि तो हाँ हमारे जी जी राशि हमारे पास 2 मिनट है बस, इसके लिए 2 मिनट में वी हैव टू वाइंड अप। जी जी डॉक्टर मुकेश इज अ कैंसर सर्वाइवर। सर आप अपनी जी शक्ल नहीं दिखाइएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी। हाँ, ठीक है, ही इज अ तो कैंसर लंग, सी लंग। जी जी 67 की एज में मुझे खांसी हुई और उस डिटेक्ट करते करते ई बस टेस्ट से ये पता लगा कि मुझे कैंसर है और वो 4th स्टेज को भी क्रॉस कर रहा है, ये हालत है। और डॉक्टर ने बोला 3-4 महीने की लाइफ है। मैंने कहा ठीक है, मरने को तैयार है। और मैं अब मेरी लाइफ बड़ी पॉजिटिव है, मैं ढेरों काम करता हूँ। ये करते करते आज मैं करीब 4.5 साल बिता चुका हूँ और हर बार मुझे 3-4 महीने का अल्टीमेटम मिलता है कि अब मर जाएंगे कि तब मर जाएंगे। तो अभी आपको लगता है कि अब मरने के लिए मुझे तैयार एकदम रहना चाहिए? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कर दी आपने मुकेश जी। आपका कोई दवाई ले रहे हैं? हाँ, दवा चल रही है, ओसिमर्टिनिब चल रही है मेरी दवा। पहले हाँ कीमो वो वगैरह बहुत इतने काम हाँ हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता जी आपको। हाँ, ये ओस्मार्टनिब जो दवाई है ना जो आप खा रहे हैं, है ना, वो मतलब ये बहुत अच्छी दवाई आई है। तो आप मरने की जी तैयार मत रहिए। जैसे अभी हमने मैडम को बताया था, अगर आपने शुरू से सुना हो तो हमने यही कहा था कि स्टेज 4 में भी कुछ पेशेंट, जैसे हमने युवराज सिंह का एग्जाम्पल लिया था कि वो ठीक हो जाता है, ऐसे ही जो आपका लंग है उसमें म्यूटेशन कुछ करवाए होंगे आपको, जब भी वो करा होगा, है ना, EGFR PD-L1 ये सब टेस्ट हुए होंगे, ठीक है। जी तो जी। उस म्यूटेशन के आधार पर ये जो दवाई दी गई है वो कभी कभी बहुत इफेक्टिव रहती है, जिससे आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप मरने के लिए तैयार मत रहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप आराम से जिए, जितना जीवन है भगवान ने जितना दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है। स्टेज 4 का ये भी मतलब आपने सुना हो, मैंने यही कहा था, स्टेज 4 का मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में स्टेज 4 के अलावा मॉलिक्यूलर सबटाइप भी देखने पड़ते हैं, तो लोग अभी सर्वाइव हमारे करते हैं। आप अभी हमारे जी पास जी। आधा मिनट है, या तो हम दोबारा कनेक्ट करें, नहीं तो मैं हमारे मुकेश गर्ग जी का बहुत बहुत माने हम लोग वी वेलकम हिम कि हमारे पास वो है, हमारे